अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफिलिक्स बाय हाशिम ज़े। बेटा आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 1 4 दिसंबर की तमाम शिफ्टों का टेस्ट हो चुका है। तो आज की क्लास के अंदर इन तमाम टेस्टों को हम डिस्कस करेंगे कि नस के नेट नंबर 1 के अंदर 4 दिसंबर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए, किस तरह के क्वेश्चंस आए। मल्टीपल मेरे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, जो मेरी टॉप 10 एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट थी, जो मैंने पिछले 3 महीनों से बड़ी मेहनत करके प्रिपेयर कर रहा था, मोर एंड मोर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करवा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा मिल रहा है कि बेतहाशा बच्चों के पास क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। बेतहाशा बच्चों के पास से मेरे पास रिव्यूज आए कि सर हमारे पास एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए। अगर मैं आपको एक बच्चे का रिव्यू पढ़ाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई एटलीस्ट मेरी जो मेहनत थी वो किसी काम आई। कि बेतहाशा बच्चों ने बताया कि सर डायरेक्टली एज इट इज सेम क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे। मेरे पास काफी सारे बच्चों के इस तरीके के रिव्यूज आए कि सर आपके जो नस की जो पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट थी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी पास्ट पेपर्स प्लेलिस्ट स्पेसिफिकली, कि उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी खुशी हुई मुझे। इसके अलावा मैथ्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए, फिजिक्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए, इंग्लिश के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए, इन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को आज की क्लास के अंदर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स के पोर्शन से आगाज करूं तो बेटा कॉनिक सेक्शन के अंदर बच्चा बता रहे कि सर फ्यू क्वेश्चंस वर क्वाइट सिंपल। सिंपल तरीके से फोकस के पॉइंट के ऊपर जो है ना वो आया हुआ था कि 0, A, A, 0 इस तरह के थे। बेसिक मैथ्स के अंदर से रेडियस ऑफ अ सर्कल का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल के ऊपर कॉन्सेप्ट आया हुआ था। एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर आया जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो क्वेश्चन था कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आ गया था। अब देखो सीक्वेंस सीरीज से मीन का टॉपिक बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आता है। तो लेट सपोज अगर ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछा हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको लाजमी तौर पे याद रहना चाहिए। भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर ए बी। तो बेटा देखो ए बराबर है किसके, 2 के। बी बराबर है किसके, 32 के। तो 32 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया। तो ये अंडर रूट 64 हो गया। और रूट 64 क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है सिंपल 8 के। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास प्लस का 8 और माइनस का 8 दोनों आंसर कंसीडर किए जाएंगे। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ प्लस माइनस का 8। यानी कि भाई प्लस का 8 भी आंसर होगा, नेगेटिव का 8 भी आंसर होगा। तो ये आज पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ होगा। कुछ बच्चे जाएंगे प्लस का 8 टिक कर देंगे, कुछ नेगेटिव का 8। अरे भाई प्लस माइनस जब कभी स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो तो बेटा आपके पास प्लस में भी आंसर आता है, नेगेटिव में भी आंसर आता है। तो प्लस माइनस बोथ हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा अच्छा बेटा, आज के पेपर में एक और क्वेश्चन जो पूछा गया वो समेशन के ऊपर लिंक कर रहा था। अब देखो समेशन का क्वेश्चन तो हर बच्चे के ही पेपर में आ रहा है, तकरीबन हर दूसरे बच्चे के पेपर में समेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपको लाजमी तौर पे समेशन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा समेशन के सिंबल के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ये वैल्यू डिनोट करती है स्टार्टिंग वैल्यू को। ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है इसका मतलब एंड कहां पे करना है। और समेशन के आगे जो फंक्शन होता है वो आपको बताता है टाइप ऑफ फंक्शन किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू n है, और टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, के क्यूब। यानी कि बेटा क्यूब का फंक्शन आ रहा है। तो भैया सिंपल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनको जिंदगी में याद रख लीजिएगा। अगर आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है, लेट सपोज 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का डॉट 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 अप टिल एन। तो अगर सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है ना, तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। या फिर इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू n है, और टाइप ऑफ फंक्शन क्या था, सिंपल n था। तो बेटा ये किसके बराबर है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि n स्क्वायर का समीशन आ रहा है, इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू किसी भी जगह तक n तक आ रही है, और टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला, ये किसके बराबर होता है, याद रखिएगा हमेशा बेटा ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस का वन इंटू टू एन प्लस का वन डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। बहुत दफा पेपर में पूछा जाता है। और सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू n है, और टाइप ऑफ फंक्शन कैसा है, क्यूब है, यानी कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल n इंटू एन प्लस का वन डिवाइडेड बाय 2। देखो जैसे नॉर्मल आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला था ना, सेम फॉर्मूले को लिखोगे, बस बाहर स्क्वायर लगा दोगे। यानी कि देखो जो हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज का सम होता है ना, ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो जो क्यूब की सीरीज होती है नेचुरल नंबर्स की, उसके अंदर फॉर्मूला सेम रहता है, बस बाहर स्क्वायर आ जाता है। और स्क्वायर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो बेटा एग्जामिनर ने देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, के क्यूब का फॉर्मूला। तो के क्यूब का फॉर्मूले का मतलब क्या, यानी कि एन क्यूब, यानी कि क्यूब की नेचुरल सीरीज का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो किसके बराबर होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया ना ट्रिगोनोमेट्री से, अगेन देखो बेटा आज के नस के एग्जाम में एक और क्वेश्चन जो बड़ा बेहतरीन था जो पूछा गया, एग्जामिनर कहता है रेंज ऑफ
-5/2 साइन इंटू नेगेटिव का √3x प्लस का 7। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसकी रेंज कैसे निकालें। अरे भाई, रेंज का ताल्लुक आपके कोफिशिएंट से होता है। देखो, सिंपल साइन के फंक्शन की रेंज क्या होती है? सिंपल साइन के फंक्शन की रेंज सबको मालूम है ना, क्या होती है? 1, -1 होती है। यानी कि सिंपल साइन का जो फंक्शन होता है, इसकी रेंज क्या होती है? 1 से लेकर -1। तो बाहर देखो नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर जाके टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगी आपकी रेंज? आपकी रेंज आ जाएगी नेगेटिव का 5/2 से लेके नेगेटिव के 5/2 से लेके नेगेटिव नेगेटिव प्लस के 5/2 के दरमियान में। मतलब इसमें क्या मुश्किल बात है भाई, आपकी रेंज किसके बराबर आ जाएगी? नेगेटिव के 5/2 से लेके प्लस के 5/2 के दरमियान में आ जाएगी। तो द ऑप्शन नंबर बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। सिंपल इज दैट। याद रखिएगा, जो भी आपका कोफिशिएंट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो जो भी एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है उससे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो। अच्छा बेटा, आज ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर पूछा गया है, इसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर साइड ए की वैल्यू बराबर है 3 के और साइड बी की वैल्यू बराबर है 4 के और साइड सी की वैल्यू बराबर है 5 के, तो बताइए R1 क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको R1 निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए बेटा। R1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। डेल्टा का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से अंडर रूट के अंदर सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर माइनस का ए इंटू सेमी पैरामीटर माइनस का बी इंटू सेमी पैरामीटर माइनस का सी। तो सबसे पहले तो बेटा आपको सिंपल तरीके से एस निकालना पड़ेगा। अब देखो एस कैसे निकाला जाता है। एस निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल ए प्लस का बी प्लस का सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए बराबर है 3 के, बी बराबर है 4 के, सी बराबर है 5 के। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 बन गया। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। तो अगर मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अब कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, 6 इंटू 6 माइनस का ए यानी कि 3 आ जाएगा, फिर 6 माइनस का बी, बी बराबर है 4 के, और फिर 6 माइनस का सी यानी कि 5 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 का 6, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। तो बेटा देखो 6 3 जार क्या होता है, 6 इंटू 3 18 के बराबर, 18 इंटू 2 क्या होगा, 18 2 जार 36 के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और √36 इसके बराबर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यानी कि √36 क्या होता है, 6 के बराबर। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर आ गई। अब देखो अगर मुझे R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आया, 6 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। एस की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर, ए की वैल्यू थी 3 के बराबर। तो क्या बन गया, 6 का 6 एडिट 6 में से 3 निकालोगे 3, 3 2 जार इज 6। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, R1 की सिंपली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। देखो ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए कि भाई आपके फिंगर टेस्ट में होने चाहिए। कि लेट सपोज सर्कम रेडियस अगर पूछ लिया जाए तो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। अगर आपसे इन रेडियस पूछ लिया जाए तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। और अगर स्क्राइब रेडियस पूछ लिया जाए तो R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। अगर R2 पूछ लिया जाता तो R2 निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का बी। अगर R3 पूछा जाता तो R3 निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का सी। तो ये बेसिक चीजें जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। बेतहाशा क्वेश्चन आज भी इनसे पूछे गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत दफा बताया कि नस के अंदर ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बताइए z प्लस के z कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करवाते हो तो आंसर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट के बराबर। और दुनिया में अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट करवाते हो तो हमेशा याद रखिएगा आंसर क्या आता है, ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो z प्लस का z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बेटा, आपका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया तो मेरा आंसर के अंदर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। तो रियल पार्ट देखो यहाँ पे क्या है, 2 आपका रियल पार्ट है, ये वाली टर्म आपके इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं z प्लस का z कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 2 जार 4 के बराबर। और बाहर क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए बेटा, सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। एग्जैक्ट ये वो क्वेश्चन है जो बेटा आज पेपर के अंदर पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन आज पेपर के अंदर आया, 2 डाइसेस आर रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 क्या होगा। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है कि भैया 2 डाइसेस को आपने क्या करा है, रोल करा है, सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 2 डाइसेस के अंदर नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं। भाई 2 डाइसेस के अंदर अगर नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, 6 की पावर n। अगर चूंकि 2 डाइसेस
उसको फेंका गया था, तो आपके नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, 36 के बराबर। ये तो बेसिक काम हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, सम ऑफ 8 की। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोनों डाइसेस के ऊपर किन किन कंडीशंस के ऊपर 8 आ सकता है। भैया देखो 6 और 2, 2 और 6 आपको 8 देता है, नॉर्मल सी बात है ना। हमारे पास जो 2 और 6 होगा ये क्या देगा, 8 देगा। सिमिलरली अगर थोड़ा सी अकल को इस्तेमाल करो तो बेटा 3 और 5 भी आपको क्या देगा, 8 देगा। सिमिलरली अगर मैं अपनी थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल करूं तो 4 और 4 भी क्या देगा, 8 देगा। सिमिलरली अगर आप और से देखो तो 5 और 3 भी आपको क्या देगा, 8 देगा। सिमिलरली अगर मैं अकल को इस्तेमाल करूं तो 6 और 2 भी 8 देगा। तो कितने बन गए केसेस, 1 2 3 4 5, यानी कितने केसेस आ गए, 5 डिवाइडेड बाय 36। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/36 के बराबर। और कोई केस क्या आपको 8 दे सकता है, नहीं 8 नहीं दे सकता कोई भी और केस। उसके पीछे क्या कोई और केस मुझे 8 दे सकता है, नहीं दे सकता ना, क्योंकि देखो 6 और 3 9 बन जाएगा, या फिर 6 और 1 7 बन जाएगा। सिमिलरली 5 और 2 7 होगा, 5 और 4 आपके पास 9 बन जाएगा। 4 में अगर मैं 5 का इजाफा करूं तो कुछ और होगा, 4 में 3 का, 3 में 4 का नहीं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ यही 5 केसेस आपको 8 दे सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 5/36 के बराबर। ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन जो आज पूछा गया पेपर के अंदर, ये था ओमेगा रिलेटेड। भाई ओमेगा के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो इनकी आपको शॉर्टकट्स मालूम होने चाहिए। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर तमाम शॉर्टकट्स पढ़ाए भी होते हैं। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, ओमेगा की पावर में नेगेटिव का 21 प्लस ओमेगा की पावर में नेगेटिव का 28। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो कभी भी दुनिया के अंदर बेटा किसी भी टर्म के अंदर अगर पावर के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उस पावर को ऊपर से नीचे भेज देते हैं ताकि नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर में 21। सिमिलरली प्लस का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर में 28। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो। कैसे कि देखो ओमेगा 21 क्या होता है, ओमेगा 21 किसके बराबर होता है। आप चाहो तो मेरी शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने सिखाई थी, नहीं तो आप डायरेक्टली मेथड का इस्तेमाल कर लो। ओमेगा 21 को कैसे ब्रेक करोगे, हमेशा याद रखिएगा कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर होती है हम हमेशा ओमेगा क्यूब में ब्रेक करते हैं, ताकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। आयोटा पे हाईएस्ट पावर होती है, हम आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करते हैं ना। तो 21 का 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कहां पर आता है, 3 7 21। तो यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो 7 का 7। यानी कि ओमेगा 21 की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा 21 तो बराबर है 1 के। और ओमेगा 28 क्या 3 के टेबल में आता है, 28 का 3 के टेबल में आता है, खुद सोचो नहीं आता। कौन सा नंबर आता है सर, 27 आता है। तो हमने पावर्स को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ओमेगा 27 खत्म हो जाएगा, सिंपल ओमेगा बच गया। यानी कि देखो 21 चूंकि 3 के टेबल में आते हैं तो पूरा खत्म हो गया। और ओमेगा 28 जो है, 28 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमने इसको ब्रेक करवाया 27 इंटू ओमेगा। ओमेगा 27 चूंकि 3 के टेबल में आता है तो ओमेगा क्यूब पे कन्वर्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे ओमेगा बच गया। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करवाओ तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, नीचे आ गया ओमेगा, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस का 1। आपने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाया, टर्म्स को अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ओमेगा प्लस का 1 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव के ओमेगा स्क्वायर के। कहीं पे भी दुनिया में अगर ओमेगा प्लस का 1 लिखा हुआ हो, किसके बराबर होता है, नेगेटिव के ओमेगा स्क्वायर के। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ओमेगा। तो इस ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर में क्या बचा, आंसर में बचा सिंपल नेगेटिव का ओमेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन इज ट्रू। अगर आप कभी भी, मैं अगर ए का क्या लेता हूं, इंटरसेक्शन लेता हूं ए के साथ, तो क्या उसका आंसर ए के बराबर आएगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करता हूं किसके साथ, नल सेट के साथ, तो आंसर में क्या नल आएगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करता हूं, क्या आंसर में ए आएगा। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपके पास दुनिया में दो चीजें होती हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है दुनिया में, ऐड करवाना, यानी कि यूनियन कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर आता है तो उसका मतलब होता है ऐड करवाना। इंटरसेक्शन कभी भी दो सेट्स के दरमियान में आता है, इसका मतलब होता है कॉमन लेना। तो आप जरा लॉजिकली सोचो, अगर मैं ए और ए के दरमियान में कॉमन लूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है कॉमन सारे एलिमेंट्स ही कॉमन होंगे तो वापस से ए आ जाएगा ना। तो ए और ए के दरमियान में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए खुद ही होगा, तो आंसर में ए आएगा। तो ये तो इसका मतलब हमेशा करेक्ट रहेगा। अब यानी कि देखो ए तो हमेशा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब देखो ए और अगर मैं नल सेट, नल सेट का मतलब होता है खाली सेट, तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट्स अगर मौजूद है, लेट सपोज 1 और 2 है, अगर मैं इन दोनों का कॉमन ले रहा हूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यानी कि आंसर क्या होगा, नल सेट के बराबर होगा। कॉमन तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, अगर ए और एक खाली सेट के दरमियान
मैं कॉमन निकालूं तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो खाली सेट ही आंसर होगा। तो ये भी करेक्ट है, इसका मतलब 1 और 2 करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। अब देखो मेरे पास जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे 1 ओनली है, ओनली 2 है, 1 एंड 2 है, 1 और 3 है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि ए का अगर आप बी से इंटरसेक्शन लोगे के आंसर में ए आएगा। देखो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता है हमेशा ट्रू ना हो भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ए में 1 और 2 है, और लेट सपोज सेट बी में 2 और 3 है। तो अब की बारी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 थोड़ी ए के बराबर है, सही है ना। तो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन में हो सकता है बट हमेशा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब खाली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 एंड 2 ओनली है। तो ये क्वेश्चन भी आज पेपर के अंदर सेट से पूछा हुआ था। आज हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर फंक्शंस के टॉपिक के बड़े क्वेश्चंस पूछे गए। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि भाई एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 6x प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 1। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई एफ इनवर्स 3 किसके बराबर होगा। अब ये एक टिपिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन का। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था इनवर्स के फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम आपने करना क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर आपने सबसे पहले एफ एक्स को चेंज करना होता है वाई से। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 6x प्लस का 5 और नीचे डिवीजन के अंदर आ गया 2x प्लस का 1। सेकंड स्टेप के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि x की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिखो, यानी कि x की फॉर्म के अंदर आपने अपने कंप्लीट आंसर को लिखना है एक तरीके से। तो बेटा देखो ये 2x प्लस का 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा y 2x प्लस का y। सही है ना। इक्वल टू के बाद क्या था, 6x प्लस का 5। मैंने क्या कहा, x की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, तो x वाली टर्म्स को एक साथ पे शिफ्ट कर देते हैं। प्लस का 6 जब मैं यहाँ पे भेजूंगा तो यहाँ पे देखो क्या मौजूद है, 2yx प्लस का 6x जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 6x बन जाएगा। प्लस का y पहले से ही है, प्लस का y जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का y बन जाएगा। इन दोनों टर्म्स के अंदर देखो आपके पास से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस का 6, 2y माइनस का 6 इक्वल टू के बाद 5 माइनस का y आ रहा है। अब देखो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 माइनस का y डिवाइडेड बाय 2y माइनस के 6 के। अब देखो बेटा ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप पे करना क्या होता है, अपने x की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है। अब फाइनली हमारा थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप के अंदर करते क्या है, ये जो x आ रहा है ना इसको आप चेंज करवा दोगे f इनवर्स x से, और जहां जहां y आ रहा है वहां पे आप x को लिख दोगे, तो बन गया 5 माइनस का x, यहां पर आ जाएगा 2x माइनस का 6। तो ये फाइनली हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई। मगर एग्जामिनर आपसे पूछ क्या क्या रहा है, f इनवर्स 3 बताओ किसके बराबर होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनवर्स निकालने के बाद जो आपका इनपुट है x, वहां पे आपने 3 को प्लॉट कर देना है। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे अगर मैं 3 डाल दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f इनवर्स x की जगह पे मैं 3 को प्लॉट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस का x की जगह पे 3, इनका 2 का 2 एज इट इज x की जगह पे 3 माइनस का 6। तो 5 में से 3 निकालोगे 2 बचेगा, 3 2 जार 6, 6 माइनस का 6 0 बन गया। यानी कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 3 डालने पे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो जब मैं प्लस का 3 डालूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि इसका इनवर्स हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे नेगेटिव का 3 होता ना तो उस सूरत के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप नेगेटिव का 3 डाल देते। तो जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां नेगेटिव का 3 अगर मैं डालता तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3, तो ये बन जाता 5 प्लस का 3 8 के बराबर। तो ये बन जाता नेगेटिव का 6 नेगेटिव का 6 नेगेटिव का 12 के बराबर। तो 2 4 जार 8 होता है, 2 6 जार 12। तो इस सूरत में मेरा आंसर क्या आ जाता, f इनवर्स नेगेटिव का 3, ये आ जाता 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, तो ये आ जाता 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन का आंसर होता है नेगेटिव 3 के ऊपर। प्लस के 3 के ऊपर तो नॉट डिफाइंड हो रहा था, नेगेटिव 3 पूछा हुआ होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन जो मैंने कल आपको बताया था, बट चूंकि कल की वीडियो मेरी काफी लेंथी हो गई थी, मैंने आपको डिटेल के अंदर चीज नहीं समझाई थी। मैंने ऑल्दो इसको बहुत दफा आप लोगों को बताया हुआ है कि बेटा देखो कभी भी दुनिया के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर के अंदर अगर ln आ जाए, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा नेचुरल एक्सपोनेंट की अगर पावर के अंदर क्या आ रहा है, कभी भी ln आ जाए ना, तो नेचुरल एक्सपोनेंट और ln एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ln होता क्या है, लॉग हैविंग अ बेस e, यानी कि नेचुरल लॉग होता है। तो e और ln हमेशा कैंसिल आउट कर देते हैं, सिंपल sin x बचेगा, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x के बराबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर क्वेश्चंस को देखें जो आज पेपर के अंदर पूछे गए, तो भाई कॉनिक सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने कल की क्लास के अंदर भी, जो कल की नेट नंबर 1 की 3 दिसंबर की जितनी जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने काफी सारे आपको कॉनिक से क्वेश्चंस करवाए थे। तो अगेन आई वुड सजेस्ट क्योंकि आप उन तमाम क्वेश्चंस को लें, और फिर मैंने पास्ट पेपर्स की सीरीज के अंदर भी काफी सारे करवाए हुए हैं, तो उनको लाजमी तौर पर लीजिए। तो काफी सारे क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि सर कॉनिक्स के आए हुए थे, मगर बड़े आसान थे। भाई आसान इसलिए नहीं, उसने तैयारी करी हुई थी। देन रेडियस ऑफ अ सर्कल पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन में डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल को पूछा हुआ था। तो भाई कभी भी अगर रेक्टेंगल
ट्राइंगल का डायगोनल मांगा जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? आसान तरीका पता है क्या है भाई? सिंपल तरीके से, अगर आपके पास दो साइड्स की वैल्यूज गिवन है ना, आपको लेट सपोज आपको ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, तो डायगोनल की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो सिंपल तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी सारे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग दी स्लोप, के भाई स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन करी हुई है। एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होता है 0 के, वाई एक्सिस का स्लोप बराबर होता है किसके? वाई एक्सिस का स्लोप बराबर होता है बेटा इन्फिनिटी के। एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन बराबर होती है 0 डिग्री के, वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन बराबर होती है हमारे पास 90 डिग्री के। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रहा होगा तो स्लोप 1 होता है, इंक्लिनेशन 45 होती है। सेकंड और फोर्थ के ऊपर -1 आ जाएगा, स्लोप आपके पास इंक्लिनेशन 135 की होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि बेटा कंटिन्यूटी से काफी सारे क्वेश्चन बच्चा बता रहे कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आए हुए थे। लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई कंटिन्यूटी का, उसके क्वेश्चन आए हुए थे। सीरीज एंड समेशन से कॉन्सेप्ट आया हुआ था कि एग्जाम बच्चा बता रहे कि सीरीज का एक क्वेश्चन आया हुआ था 5 आयोटा प्लस का डॉट 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 5 आयोटा की पावर 5, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था समेशन का। देखो क्वेश्चन इज नॉट क्लियर बट आई कैन गिव यू एन आइडिया कि क्वेश्चन क्या होगा। अगर तो सिर्फ इतनी सी सीरीज आएगी तो ज्यादा आसान है बेटा। सिंपल तरीके से 5 को कॉमन ले लो एक ही दफा पूरी सीरीज से, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस का आयोटा, फिर ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, आपके पास क्या आ रहा है? आयोटा स्क्वायर, फिर हमारे पास आ रहा है 1 बाय आयोटा क्यूब, फिर आ रहा है 1 बाय आयोटा 4, फिर आ रहा है 1 बाय आयोटा 5। हमेशा याद रखिएगा कंसेक्यूटिव 4 पावर्स ऑफ आयोटा किसके बराबर होती हैं? 0 के। तो यानी कि मेरे पास सिंपल क्या बचा? ये बच गया 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5। अगर तो सिर्फ पावर 5 तक का आ रहा है तो चार कंसेक्यूटिव पावर आयोटा की क्या होती हैं? 0 के बराबर होती हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5। देन इसको रेशनलाइज करवा दो, आयोटा को रिमूव करवाओ रेशनलाइज के ऊपर, यानी कि डिवीजन कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन लिमिट्स के क्वेश्चन आए हुए थे सर, ट्राइंगल का क्वेश्चन आया हुआ था, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल वर गिवन। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स, और उसके मिड पॉइंट को दिया हुआ था और उसको कुछ कैलकुलेट करना था। इंग्लिश के अंदर सिनोनियम्स काफी ज्यादा आए हुए थे, सिनोनियम्स डोमिनेटेड द सेक्शन। इसका मतलब क्या? सिनोनियम बहुत सारे आए हुए थे। फिजिक्स वाज कॉन्सेप्चुअल एंड टफ ओवरऑल, फिजिक्स बच्चे को ज्यादा टफ लग रही थी। हेवीली फोकस ऑन फर्स्ट ईयर सिलेबस, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स ज्यादा आई हुई थी। एक और क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि सर मेरे पास आया था, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था, वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद वाई, इसका डेरिवेटिव निकालना था। बेटा इंप्लिसिट इक्वेशन एक्सप्लिसिट इक्वेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई देखो, अगर क्वेश्चन जो हमारे पास आया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर लोग सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद वाई, इसका डेरिवेटिव बताइए। 99% बच्चा इस क्वेश्चन में फेल कर जाता है। भाई मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाई थी स्लोप की भी, और मैंने इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट का जब फंक्शन का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने वहां पे भी आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था किस तरीके से इसका डीवाई बाय डीएक्स निकालोगे शॉर्टकट के ऊपर, विद इन सेकंड्स के ऊपर। तो भाई इसका शॉर्टकट आपको इसका शॉर्टकट जबानी याद होना चाहिए विद इन सेकंड्स के ऊपर। तो भैया सबसे पहले तो आप इक्वेशन को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है ना, सबसे पहले तो आप तमाम वैल्यूज को एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दो। कर दिया? आइए मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं। कभी भी अगर आपको स्लोप निकालना है, यानी कि डीवाई बाय डीएक्स निकालना है, डीवाई बाय डीएक्स क्या होता है? डेरिवेटिव होता है ना बेटा, सही है ना? तो अगर मुझे इस इक्वेशन का क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। इस पूरी इक्वेशन का कैसे निकालोगे? सबसे पहले नेगेटिव का साइन लिखो, ये होता है शॉर्टकट का नेगेटिव का साइन, सही है। इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव एक दफा आप लोगे एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। मेरे जुमले की गहराइयों में जाइएगा, मैंने क्या बोला है? मैंने कहा इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो बेटा देखो, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो बेटा मैं पहले पहले क्या कर रहा हूं? एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा पूरी इक्वेशन का, और वाई को मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, सही है ना बेटा? वाई जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। तो वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर जब मेरे पास आ रहा है, ये वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है। हमें पता है कभी भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो हम सिंपल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर। और माइनस के y का डेरिवेटिव क्या होगा? यानी कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी अकेला हो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0 के बराबर। अब नीचे डिवीजन के अंदर आप जाओगे, डिवीजन में जाने के बाद अब आप y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। अब डिवीजन के अंदर आप y की रिस्पेक्ट से मेरे प्यारे बेटे डेरिवेटिव को लोगे, और x को एज अ सेकंड डेरिवेटिव, x को एज अ सेकंड वेरिएबल कंसीडर करते हुए उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो बेटा देखो अब की बारी में क्या होगा? एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर के बराबर।
और माइनस के y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 1 के बराबर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास सिंपल तरीके से, ऊपर आ गया नेगेटिव का नेगेटिव 2x का x इंटू वाई क्यूब का वाई क्यूब, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर माइनस का 1 एज इट इज। ये आपका फाइनल 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 आंसर है इस क्वेश्चन का। बेटा 2 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 स्टेप्स के ऊपर। आप में से कितने बच्चे इसको इस मेथड पे सॉल्व कर सकते थे? आई कैन बेट यू मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे शॉर्टकट के ऊपर। भाई ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लेक्चर्स के अंदर ये बहुत पहले के लेक्चर्स में ही मौजूद है और मेरे अभी के लेक्चर्स में ही मौजूद है। तो भाई लाइव क्लासेस का फायदा ही क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पे मैं आपको एक एक चीज लेके बेसिक से चल रहा होता हूं, बेसिक से एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही होती है। तो भाई सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है। तो बेटा देखो दोबारा समझो शॉर्टकट को, क्या मैंने कहा, मैंने कहा कभी भी अगर आपकी इक्वेशन में एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, सही है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सिंपल फॉर्म में हो, तो शॉर्टकट हमसे क्या कहता है, डीवाई बाई डीएक्स का, ये कहता है नेगेटिव का साइन लिखो। एक दफा पूरी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो अदर वेरिएबल वाई क्या है, एज अ कांस्टेंट। तो बेटा देखो पहले आ रहा था वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो एज अ कांस्टेंट जब एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं पे 6x स्क्वायर आ जाए, 6 कांस्टेंट है ना, उसको पहले लिखोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और अगर कहीं पे अकेला 6 आ जाए तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सेम काम हमने किया कि भाई कांस्टेंट चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा था तो हम उसको हमने पहले लिख दिया, सिंपल आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, और जब कांस्टेंट अकेला आपको मिला उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब नीचे आपने सेम काम करना है y की रिस्पेक्ट से, अब की बारी में y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे नीचे, और x को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डबल डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। एग्जामिनर कह रहा है क्या, बताइए, डबल डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई कॉट एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले देखो जब मैं कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा, हमें पता है दुनिया के अंदर कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर, और जो भी एंगल आ रहा था उस एंगल को आप एरिड लिखोगे, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो वो बन जाएगा 2x के बराबर। तो यानी कि आपका फंक्शन क्या आ गया, आपका फंक्शन आ गया यहाँ पे सिंपल तरीके से नेगेटिव का कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, अगर मैं इसको बेटा तरीके से लिखूं, मैं यहां पे इसको लिख के दिखा देता हूं, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव का 2 पहले आ गया, और ये बन गया हमारे पास नेगेटिव का 2 पहले आ गया, cosec स्क्वायर का cosec स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। अभी हमने सिर्फ वन टाइम डेरिवेटिव लिया है, अभी आपने f प्राइम x करा है, यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव लिया है। अब जब मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा तो अब की बारी में देखो ये दो फंक्शंस हैं, ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो अब की बारी में क्या होगा, हम डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव का 2 एज इट इज, तो डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव लो तो cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का cosec x इंटू कॉट x। सही है ना, आपका यहाँ पे क्या था, एंगल आपका एक्स स्क्वायर के बराबर था, और फिर एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो बन जाएगा 2x के बराबर। तो अभी आपने क्या करा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया फाइनली। अब x वाली टर्म को एज इट इज रहने दिया जाएगा, फिर बीच में साइन लगाओगे प्लस का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो अब की बारी में उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव लोगे। तो x का डेरिवेटिव नहीं लिया था तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। देखो दिमाग की चूल्हे हिल गए ना बेटा, तभी 10 में क्वेश्चन आया हुआ था। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझो, दोबारा लॉजिक को समझो कि भाई क्या काम किया। देखो पहली दफा क्या था, कॉट एक्स स्क्वायर था, कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का cosec स्क्वायर, और फिर जो भी आपका एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव। तो एंगल क्या था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो नेगेटिव के 2 को मैंने पहले लिख दिया, cosec स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एडिटिस इंटू एक्स का x। अब मैं जब एक और दफा डेरिवेटिव लेने पे जाऊंगा, देखो ये दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करा। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, तो पहला वाला फंक्शन क्या था, cosec स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले ये जो आपके पास कोसीकेंट स्क्वायर आ रहा है ना, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैंने यही तो काम करा है कि cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लोगे, cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो स्क्वायर के ऊपर का मतलब क्या, पावर
पावर फॉर्मूला, तो पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे। तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का कोसेक इंटू कॉट। तो जो भी एंगल आ रहा था उसको एडिट लिखा, और अक्सर बच्चे गलती कर देंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाएंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x के बराबर इंटू जो भी आपका सेकंड फंक्शन था उसको एडिट लिखा, फिर प्लस का साइन। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके थे, उसको एडिट लिख दिया, जिसका नहीं लिया उसको डेरिवेटिव ले लोगे। सिंपलीफाई करवाने पे आंसर क्या, फाइनल 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 आंसर किसके बराबर आएगा। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, ये तमाम की तमाम टर्म्स जो है ना, ये बाहर वाला नेगेटिव का 2 एडिटिस का एडिटिस, ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव का 2, और कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर, क्या कोसेक इंटू कोसेक क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो 2x आ रहा था ये भी पहले लिखा जाएगा ना, तो 2 2 4x बन जाएगा। और आगे क्या आ रहा है, बाहर फाइनली हमारे पास आ रहा है इंटू एक्स का एक्स, फिर प्लस के साइन के बाद हमारे पास आ रहा है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फाइनल मेरा आंसर आ रहा है। आप चाहो तो cosec स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लो, वो आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है कि अगर आप चाहते हो तो आप cosec स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लिख दो, तो क्या बन जाएगा, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ ना, तो नेगेटिव का 2 बाहर एडिटिस का एडिटिस, तो अगर मैं सिंपल cosec स्क्वायर एक्स को पूरे टर्म से कॉमन ले लूं, तो बेटा देखो अगर हम लोगों ने इस cosec स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर से cosec स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिंपल नेगेटिव का 4x और कॉट एक्स स्क्वायर का कॉट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का 1। तो ये आपके पास अंदर वैल्यू बचनी चाहिए। तो भाई इसका डेरिवेटिव खुद से लेके भी चेक कर लीजिएगा, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार होगा, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं करा हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर समीशन का या सीरीज का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन था कि 1 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा पहले 1 है, फिर आगे आपके पास सिंपल सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है। तो इसके अंदर क्या करना था, आई एम नॉट श्योर कि भैया विच व्हेन चेंज इन जर्नल फॉर्म व्हेन एस इज रिप्लेस्ड बाय एस के प्लस 1। अच्छा भाई यार आपके पास जो है ना, देखो एग्जामिनर फनकारी क्या कर रहा है, कह रहे हैं 1 प्लस आ रहा था, उसके बाद से जो है ना हमारे पास सिंपल सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही थी। तो भाई जो भी सीरीज चल रही है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का 1 एडिटिव। तो यहाँ पे इस पूरी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में 6 का 6 होता है। अब आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ था। अच्छा एक और कह रहा है बच्चा कि भाई, अच्छा बेटा आज की क्लास का सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन क्या था कि भैया साइन 20 कॉस 70 कॉस 20 साइन 1 किसके बराबर होगा। अरे भाई इस क्वेश्चन की मैं क्या ही बात करूं, बच्चे ने पता क्या कहा था, सर ये आप ही के लेक्चर से लगता है उठाया गया था, क्योंकि आपने हमें क्लासेस में करवाया हुआ था। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक समझो, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन 20, आगे आ रहा है कॉस 70, फिर आगे क्या आ रहा है बेटा, आगे आ रहा है हमारे पास प्लस का कॉस 20, और फिर आगे आ रहा है साइन 1 सही है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आप साइन 1 को सिंप्लीफाई करवाओ। साइन 1 का मतलब क्या है, साइन 1 का मतलब आ रहा है कि भैया 90 डिग्री प्लस का 20 के, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करवाऊं तो मैं क्या कह सकता हूँ, साइन 1 किसके बराबर है, साइन 1 हमारे पास बराबर है 90 प्लस 20 के, ऐसा ही है ना बेटा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये किसके बराबर होगा, साइन 90 प्लस 20 के। और हमें पता है कि रेफरेंस एंगल 90 डिग्री का अगर आ रहा हो, तो रेफरेंस एंगल अगर 90 डिग्री का हो, वर्टिकल लाइन का हो, तो आंसर में क्वेश्चन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा कॉस। और जो भी दूसरा एंगल आ रहा है वो एडिटिव आ जाएगा। 90 प्लस 20 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन 1 किसके बराबर है, कॉस 20 के। तो यानी कि मेरा क्वेश्चन बेसिकली क्या बन गया, साइन 20 ये बन गया कॉस 70, आगे आ गया बेटा सिंपल तरीके से कॉस 20, और साइन 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस 20। अब देखो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि देखो बेटा दुनिया के अंदर जो भी आपके पास कॉस 20 का आंसर होगा ना, याद रखिएगा साइन 70 का भी वही आंसर होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कि भैया देखो लेट सपोज 90 डिग्री तक, लेट सपोज कहीं पे अगर लिखा हुआ है कॉस 19 डिग्री, तो कॉस 19 डिग्री का जो भी आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा, जो भी कॉस 19 डिग्री का आंसर होगा ना हमारे पास, अगर आप 90 में से 19 को माइनस करते हो, 90 डिग्री में से 19 को माइनस करो, क्या बचेगा, 71। तो साइन 71 का भी सेम आंसर आएगा। सिमिलरली देखो साइन 30 डिग्री का जो भी आंसर होगा, कॉस 60 का क्या होता है, वो सेम आंसर होता
है तो दोनों साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर cos 20 लिखा हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 90 माइनस का 20 किसके बराबर होगा, 70 के। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 20 इंटू कॉस 70। आगे क्या आ गया, आगे आ गया प्लस का cos 20 और एक cos 20 को मैं कन्वर्ट करवा दूंगा किसके ऊपर, साइन 70 के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये बराबर होगा किसके, अल्फा प्लस बीटा के, यानी कि 20 प्लस के 70 के। तो 20 प्लस का 70 यानी कि ये बन गया साइन 90। और हमें पता है दुनिया के अंदर साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आता है, 1 के बराबर। ये वाले कॉन्सेप्ट बेतहाशा पेपर्स के अंदर आते हैं, मैंने बहुत दफा सॉल्व करवाए हैं। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लो। ये क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है साइन 20 कॉस 70 प्लस का कॉस 20 साइन 1110। तो बेटा देखो सबसे पहले तो साइन 1110 को समझो। साइन 1110 को आपने ब्रेक करा किसके अंदर, 90 प्लस 20 के अंदर। तो रेफरेंस एंगल चूंकि आपका वर्टिकल लाइन से आ रहा है तो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा किसके ऊपर, कॉस के ऊपर, और दूसरा वाला एंगल एरिडिस आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया साइन 20 कॉस 70 कॉस 20 कॉस 20। हमें पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो जो कॉस 20 होगा सेम साइन 70 होगा, जो साइन 30 होता है सेम कॉस 60 होता है। तो मैंने इस कॉस 20 को चेंज करवा दिया साइन 70 के ऊपर, और फाइनली साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज पेपर्स के अंदर पूछा गया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब देखो एग्जामिनर इसमें क्या पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर इसमें ये पूछना चाह रहा है कि कितने नंबर्स ऐसे होते हैं जो 3 डिजिट के होते हैं, 7 पे डिविजिबल होते हैं। अगर तो ये क्वेश्चन पूछ रहे तो निकाला जा सकता है। सिंपल, आप 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 1000 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है जो 3 के ऊपर 7 के ऊपर डिविजिबल है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर आपके पास क्या होता है, 1000 के ऊपर है। या आप, मैं चेक कर सकता हूं, अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मगर वी कैन गेस कि किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो 7 पे डिविजिबल हैं, तो ये तो फिर हम चेक कर सकते हैं 1000 से प्लस के नंबर्स के ऊपर। तो अगेन क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ये डोमेन पूछी हुई थी 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस की डोमेन आई हुई थी, कोई मसले की बात नहीं है। डोमेन कैसे निकालोगे, डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल इनपुट्स। यानी कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो जितने भी पॉसिबल इनपुट्स है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है कितने डायगोनल्स बन सकते हैं हमारे पास एक हेक्सागोन के अंदर। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगेन मैंने आपको कॉम्बिनेशंस के अंदर अपने पास पढ़ाया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ कर रहा है, पहले ठंडी सांस लेके सोचो। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास 6 साइडेड की जो फिगर होती है ना, उसमें तुम कितने डायगोनल्स फॉर्म कर सकते हो। अब देखो कभी भी दुनिया में अगर आपको कैलकुलेट करना हो ना कि डायगोनल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि भैया किसी भी चीज के अंदर कितने डायगोनल फॉर्म हो रहे हैं किसी भी पॉलीगॉन के अंदर, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मेरे पास हेक्सागोन की बात की जा रही है, हेक्सागोन 6 साइडों वाली फिगर होती है, तो n की जगह पे 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 माइनस का 3 इंटू 2 का 2, 2 3 जार 6। तो 3 का 3, 6 में से 3 निकालोगे 3 बचेगा, 3 3 जार, ये बन गया 9 के बराबर। यानी कि 9 आपके पास एक हेक्सागोन के अंदर 9 डायगोनल्स होते हैं। क्लियर है बेटा। सिमिलरली कोई भी शेप हो सकती है, ऑक्टागोन आ जाए आपके पास, एग्जामिनर बोले 8 कोनों वाली शेप आ रही है, तो भाई एग्जामिनर का देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने डायगोनल तुम हेक्सागोन में फॉर्म कर सकते हो। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 6, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 6 का 6, 6 3 जार 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 जार 18। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई पी क्यू आर एस अगर जीपी के अंदर है तो 1/p 1/q 1/r क्या होगा। अगेन ये सिंपल आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आप हिट एंड ट्राई मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस गिवन थे सर पैरेलल और परपेंडिकुलर के, फोर्स आर और मोमेंट आर्म की कैलकुलेशन थी। इसके अलावा देखो फिजिक्स के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, फोकस ज्यादातर था थ्योरी बेस के ऊपर, स्पेशली फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर सिलेबस से आए हुए थे। बेस यूनिट के क्वेश्चन आए हुए थे, वर्क डन के, जूल के, न्यूटन के। पावर रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, इंपल्स हैज द सेम यूनिट एज, ये आया हुआ था। डाई इलेक्ट्रिक कहां पे हमारे पास जाके पोलराइज्ड होती है, वेक्टर्स इन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ था कि पैरेलल कहां पर होता है, सेम डायरेक्शन वर्सेस अपोजिट बट स्टिल पैरेलल। अच्छा, पीरियोडिक मोशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे। वाइल रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वेक्टर्स के अंदर आया हुआ था, मैथ्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ पूछा हुआ था। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट उसकी मल्टीप्लिकेशन के थे, सीक्वेंस सीरीज के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ज्योमेट्रिक मीन के, हार्मोनिक मीन के, अर्थमेटिक मीन के। देखो ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। हमेशा याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल a प्लस का b डिवाइडेड बाई 2। हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b के बराबर। वाइल ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर ab का ab। सही है ना। तो ये आए हुए थे।
बाकी ट्रिगोनोमेट्री से एमसीक्यूज थे, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, इसके अलावा हमारे पास कॉट 5x के टाइप के पीरियड के क्वेश्चंस थे। देखो पीरियड निकालने का मैंने लॉजिक आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं। कभी भी अगर आपको पीरियड निकालने के कॉन्सेप्ट पे लेट सपोज कॉट 5x का आपसे पीरियड पूछा हुआ है, देखो कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई के बराबर, सही है ना। जो टेंजेंट का पीरियड होता है सेम कॉट का होता है। जो भी फंक्शन यहाँ पे आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाय 5 के बराबर। जो भी टर्म यहाँ पे आपके एंगल से डिवाइड हो रही है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो भाई पीरियड से क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट वाले नेट वन का डे 1 डे 2 डे 3 में भी बहुत सारे करवाए थे, सही है ना। इसी तरीके से डोमेन का क्वेश्चन इस बच्चे ने भी रिपीट करा हुआ है। इसके अलावा लिमिट के क्वेश्चंस आए हुए थे, ई की पावर एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, सिंपल फॉर्मूला है बेटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin 6 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इनटू वाई की पावर 4, cosec sin इनवर्स एक्स का। बेटा हमारे पास जो एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था इसके अंदर एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। अगेन देखो सिंपल मेरी शॉर्टकट पे सॉल्व कर सकते हो। एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव शॉर्टकट मैंने क्या बताया, नेगेटिव का साइन लगाओगे, एक दफा एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लो, अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वाई की पावर 4 एडिट आ जाएगा। सिंपल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर के बराबर। डिवीजन में जाओ, डिवीजन में जाने के बाद वाई की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लो, एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, और हमारे पास y की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y क्यूब के बराबर। अब कोई टर्म सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई करवा दो, तो बेटा ये स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर y क्यूब से पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बच गया, ये बच गया नेगेटिव का नेगेटिव, 3y का 3y ऊपर से बच रहा होगा, और नीचे क्या बच रहा होगा, 4 का 4, और नीचे एक x बच रहा होगा। ये इसका फाइनल आंसर होना था बेटा, शॉर्टकट के ऊपर विद इन सेकंड्स पे आ गया। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है cosec sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है सी एस सी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। कोसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कोसेक इनटू कॉट। तो बेटा सिंपल तरीके से नेगेटिव का कोसेक लिखा आपने, जो भी आपका एंगल आ रहा है उस एंगल को आपने एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया। फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप कॉट का कॉट लिखोगे, और अगेन जो भी एंगल आ रहा है उस एंगल को एज इट इज यहाँ पे कॉपी डाउन कर दोगे। फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लोगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाना था, सही है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी एक बच्चे के पेपर में आए हुए थे। एक और हमारे पास आया हुआ था कि भाई आई क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होगा। हमें पता है कि भैया आई से जे पे जाता है, जे से के पे जाता है, तो अगर आई से वो के पे आ रहा है यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो आई क्रॉस प्रोडक्ट के किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव के जे के, और जे डॉट नेगेटिव का जे तो किसके बराबर आएगा, नेगेटिव के 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे हुए थे कि मास बराबर है आपके पास 8 g के 2 किलोग्राम अटैच विद द स्ट्रिंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, गैस कंप्रेस कांस्टेंट टी के ऊपर है। इसी तरीके से आपको वर्क मोमेंटम के क्वेश्चंस गिवन थे, आइडेंटिकल चार्जेस के क्वेश्चंस थे, पावर फाइंड आउट करनी थी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन था, सही है ना। 1000 वॉट की पावर गिवन थी, फाइंड हीट करनी थी, टॉर्क के क्वेश्चन थे, रिएक्शन टाइप फिजन फ्यूजन के थे, विच वन हैज द मोस्ट क्रिटिकल मास था, मेनी क्वेश्चन वर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो बेटा ये आज का ओवरऑल नर्स का नेट नंबर 1 का 4 दिसंबर का पेपर था। मैंने कोशिश कर रहा हूं बेटा जितने भी पेपर रोज के रोज हो रहे हैं कंप्लीट पेपर्स के ऊपर आपको डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करूं। इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो बेटा लाजमी तौर के ऊपर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट हैपन। अगर आपने दोस्तों से शेयर नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट हैपन, ताकि दोस्तों के साथ भी शेयर हो सके। अगर उन तक मेरी आवाज अभी तक नहीं पहुंची उन तक भी लाजमी तौर पर पहुंचाइए। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा हमारा न्यू नर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। इस बैच की खास बात यह है कि बेटा जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई है ना इतनी मेहनत से, इससे ज्यादा डबल मेहनत मैं अपने लेक्चर्स के अंदर कर रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चे कामयाब होते हैं, चाहे नस्ट का नेट 1 हो, नेट 2 हो, नेट 3 हो, नेट 4 हो, बेतहाशा टॉपर्स मेरे पास से आते हैं, टॉपर बेतहाशा जाते हैं। 170 प्लस का स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा करते हैं। फास्ट के अंदर टॉप पोजीशंस हो, जीआईकेआई के अंदर टॉप 5 के अंदर अगर किसी की पोजीशन है जो मेरी है, लम्स के अंदर हो, आईबीए की जो पहली पोजीशन थी वो हाजिक की मेरे पास से बच्चा था। तो भाई अगर आप एनटीएस कॉमसेट का जो पहला बच्चा था अब्दुल अहद उसका नाम है, या बिलाल अख्तर उसका नाम था, उसने पहली पोजीशन एनटीएस कॉमसेट में करी थी, वो भी मेरा ही शागिर्द था। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो नस के, नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, इसके अलावा जीआईकेआई की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, फास्ट की, लम्स की, आईबीए की, मैरान की, एनईडी की, क्वेस्ट की, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लाजिम तौर के ऊपर इस बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच में आपकी ना सिर्फ कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी बल्कि आपके मल्टीपल रिवीजन भी करवाए जाएंगे। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बैच के अंदर हम ना सिर्फ बच्चे की कंप्लीट तैयारी करवाते हैं बल्कि तमाम चीजें लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाई जाती है। एक एक चीज आपको लाइव पढ़ाई जाती है विद अ प्रॉपर एप्टीट्यूड फैकल्टी। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदा फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक ही बंदा मैथ्स पढ़ा रहा है कि केमिस्ट्री, इस तरह के अगर आपको कहीं पे बेकार लोग दिखते हैं तो भाई वो गलत आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। हमारी जो फैकल्टी होती है बेटा उसका एक बड़ा
तजुर्बा होता है एप्टीट्यूड साइड के ऊपर, एंड दे आर टीचिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट कॉलेजेस के हमारे पास एचओडीज होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस की हमारी प्रोफेशनल फैकल्टी होती है, चाहे कोई अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग यू गाइस फॉर दी नेक्स्ट वर्ल्ड कि यार किस तरीके से आज की दुनिया के अंदर काम हो रहा है। तो भाई मैं खुद जो इस प्रोग्राम का रहे में रवा हूं, तो भाई मैं खुद जीएसके का रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जीएसके के बारे में कभी सर्च करिएगा क्या चीज थी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंपनी। सर बिलाल जिया फिजिक्स के बहुत बड़े मशहूर टीचर हैं, उनका अपना फिजिक्स का यूट्यूब चैनल है, वो अपने यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ाते हैं, और हमारे पास हमारे जो मेन टीचर है फिजिक्स के, एचओडी है वही है। इसके अलावा केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, आईक्यू हो गया, एलआर हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एमडी कैट साइड हो गई, ई कैट साइड हो गई, नस की साइड हो गई, या फिर हमारे पास जो पर्टिकुलरली डिजिटल साइड वाली साइड हो गई। हमारे पास हर तरह की फैकल्टी अवेलेबल होती है, और वो फैकल्टी ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस लेती है, बल्कि अगर आपको क्लासेस के अंदर कोई क्वेरी होती है, अगर आप मटेरियल को सॉल्व करते हुए क्वेरी होती है, तो आपकी डाउट सेशंस भी हो रहे होते हैं। तो भाई इस लाइव क्लासेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। सबसे बेस्ट फीचर क्या है कि भैया आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, मंथली वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और प्रॉपर्ली आपको उनका रिजल्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो इन तमाम चीजों की कॉस्ट बामुश्किल 6,500 होती है, और ये पूरे साल की फीस होती है। पूरे साल की फीस होती है बेटा, एक ही दफा आप पूरे साल की आपकी बेस्ट तैयारी कवर करवाई जाती है। वो फैकल्टी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर 80,000 रुपए लेने के बाद आपको पढ़ाती है ना, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वही टीचर्स आके पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आपसे सिर्फ 6,500 रुपए ले रहे होते हैं। जाहिर सी बात है वो हमारी खास बात है कि हमने किस तरीके से सप्लाई चेन अपनी क्रैक करी हुई है, कि वही फैकल्टी जो आपको डिफरेंट बड़े बड़े इदारों में मिलती है हमारे पास बैठ के पढ़ा रही होती है। तो लाजमी तौर पर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 13 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच को आप लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह बैच में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।